नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा और आज मैं अपने इस खास कार्यक्रम में बात करूंगा हिंद के 7 सितारे। ये हिंद के वो 7 सितारे हैं जो पाकिस्तान को दुनिया के मंच पर बेनकाब करने के लिए तैयार हैं। दरअसल पहलगांव हमले के बाद भारत ने पहले ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नेस्त नाबूद किया। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी स्पीच में पाकिस्तान को कड़ा संदेश देकर दुनिया को भारत की नीति से अवगत कराया। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को वैश्विक मंच पर अलग थलग करने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और उनकी सरकार ने पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए एक टीम का गठन किया है जो पाकिस्तान को उसकी ही जुबान में जवाब देगी। मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब डिप्लोमैटिक ऑपरेशन छेड़ दिया है। पाकिस्तान को पूरी दुनिया में बेनकाब करने की भारत ने तैयारी कर ली है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब सरकार का फोकस पाकिस्तान को कूटनीतिक तौर पर घेरने का है। इसके लिए मोदी सरकार ने ऑल पार्टी डेलीगेशन बना दिया है। यह डेलीगेशन दुनिया भर के देशों में जाकर पहलगांव हमले और उसके बाद पाकिस्तान पर किए गए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर झूठ प्रचार की पोल खोलेगा। यह रिपोर्ट देखिए। पाक को पहले 2 मोर्चे पर मार, अब कूटनीतिक वार। इंडिया का मिशन, आतंक के खिलाफ डेलीगेशन। नापाक करतूत, सांसद देंगे दुनिया को सबूत। आतंक का हिसाब किताब, पाक फिर बेनकाब। पहलगाम हमले के बाद आतंकिस्तान के खिलाफ भारत ने मोर्चा खोल दिया है। जंग के मैदान में पाकिस्तान को कूटने के बाद अब कूटनीतिक मोर्चे पर घेरने की बारी है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर से मिली करारी चोट के बावजूद पाकिस्तान अपनी शेखी बघार रहा है। भारत की सैन्य शक्ति के आगे बेबस साबित हुआ पाकिस्तान सीज फायर को अपनी जीत की तरह पेश कर रहा है, लेकिन अब पूरी दुनिया में उसकी पोल खोलने के लिए भारत ने तैयारी कर ली है। इसके लिए मोदी सरकार ने 7 डेलीगेशन की टीम बनाई है। हर टीम को एक सांसद लीड करेगा जो प्रमुख साझेदार देशों में जाकर पाकिस्तान की बैंड बजाएंगे। ये डेलीगेशन दुनिया भर के देशों में जाकर पहलगाम हमले और उसके बाद पाकिस्तान पर किए गए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर झूठे प्रचार की पोल खोलेगा। इस प्रतिनिधिमंडल का उद्देश्य साफ है, आतंकवाद को लेकर भारत की जीरो टॉलरेंस नीति का साझा संदेश दुनिया तक पहुंचाना। खास बात यह कि इस अभियान में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल हैं, जिससे यह साफ संकेत जाता है कि आतंकवाद के मुद्दे पर भारत एकजुट है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी। किरण रिजिजू ने सोशल मीडिया पर लिखा, सबसे अहम पलों में भारत एकजुट खड़ा होता है। 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जल्द ही प्रमुख साझेदार देशों का दौरा करेगा और आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस का हमारा साझा संदेश वहां ले जाएगा। ये राजनीति से ऊपर और मतभेदों से परे राष्ट्रीय एकता का शक्तिशाली प्रतीक है। देखिए, भारत की लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है। एक ऐसी घटना हुई इस ऑपरेशन सिंदूर के समय
कि पाकिस्तान ने नागरिक विमान की आड़ लेके ड्रोन छोड़े, अटैक किए उन्होंने। भारत चाहता, अगर भारत संयम नहीं बरतता तो नागरिक विमान का नुकसान होता, लेकिन भारत ने उस समय नागरिक विमान को बचाया और सेना के हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बताई गई। इसलिए दुनिया को बताना है कि पाकिस्तान कैसे आतंकवाद को समर्थन दे रहा है। इस प्रतिनिधिमंडल का दौरा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों और अन्य प्रमुख सहयोगी देशों में इस महीने के अंत तक होगा। इनमें तमाम दलों के सांसद शामिल हैं। अब इस 7 प्रतिनिधिमंडल में कौन कौन से नेता शामिल हैं, वो हम आपको बताते हैं। तो आइए मिलते हैं हिंद के इन 7 सितारों से जो पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश करेंगे। शशि थरूर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और तिरुवनंतपुरम से 4 बार के सांसद हैं। थरूर एक जाने माने लेखक और राजनयिक भी हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान थरूर ने पाकिस्तान की तीखी आलोचना की और भारत सरकार की रणनीति का समर्थन किया। रविशंकर प्रसाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पटना साहिब से सांसद रविशंकर एक अनुभवी वकील और पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की आतंकवादी गतिविधियों को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संजय कुमार झा जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बिहार में पाकिस्तान विरोधी रैलियों का नेतृत्व किया। बैजयंत पांडा बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और ओडिशा से सांसद पांडा ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ओडिशा में तिरंगा यात्राओं का नेतृत्व किया। कनिमोझी करुणानिधि सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों की मुखर आवाज। कनिमोझी डीएमके की वरिष्ठ नेता और तमिलनाडु से सांसद हैं। उन्होंने आतंकवाद और पाकिस्तान की दोहरी नीति पर कड़ा रुख लिया। सुप्रिया सुले एनसीपी की वरिष्ठ नेता और बारामती से सांसद हैं। सुले ने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर भारत की स्थिति को साफ किया। श्रीकांत शिंदे शिवसेना के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे हैं। पेशे से डॉक्टर रहे श्रीकांत शिंदे कल्याण लोकसभा सीट से सांसद हैं। श्रीकांत शिंदे ने सेना के पराक्रम की सराहना करते हुए कहा था कि भारत अब जवाब देने से नहीं डरता। ऑपरेशन सिंदूर की मार पाकिस्तान अभी भूला भी नहीं होगा कि अब उसे कूटनीतिक मोर्चे पर भी दुनिया भर में बेनकाब करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी की ये टीम इंडिया पाकिस्तान की रणनीति को बेनकाब और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की स्थिति मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। न्यूज इंडिया के लिए सोनू झा की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि एक ऐसे नेता की है जो अपने फैसलों से चौंकाने के लिए जाने जाते हैं। विपक्षी सोच भी नहीं पाते और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो कर जाते हैं। शशि थरूर और असदुद्दीन ओवैसी को सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल में शामिल करने का फैसला भी कुछ ऐसा ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया भर में पाकिस्तान के झूठ से पर्दा उठाने के लिए जो टीम भेज रहे हैं उसमें ओवैसी और
शशि थरूर भी शामिल हैं, जबकि दोनों नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के विरोध करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का भी विरोध करते हैं। इस सूची में थरूर का नाम आने से कांग्रेस भी नाखुश है, क्योंकि कांग्रेस ने जो 4 नाम सरकार को अपनी पार्टी की तरफ से दिए थे, उनमें से एक भी नाम शामिल नहीं किया गया और कांग्रेस की तरफ से शशि थरूर को डेलीगेशन का हिस्सा बना दिया गया। अब सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिर ऐसा क्यों किया? ये रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि एक ऐसे लीडर की है जो अपने फैसलों से चौंकाने के लिए जाने जाते हैं। विपक्षी सोच भी नहीं पाते और पीएम मोदी वो कर जाते हैं। ऐसा 1 या 2 बार नहीं, कई बार हुआ है। इसका ताजा उदाहरण पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय सेना ने जिस तरह से पाकिस्तान में घुसकर आतंक के अड्डे को मिट्टी में मिलाने का काम किया, उसका अंदाजा शायद दुनिया को ही नहीं था। लेकिन पीएम मोदी के एक फैसले ने पूरी दुनिया को बता दिया कि भारत अब आतंकवाद का जवाब किस भाषा में देगा। अब पाकिस्तान को दुनिया भर में बेनकाब करने के लिए पीएम मोदी ने जो फैसला लिया है, उसने भी सभी को चौंकाने का काम किया है। पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए अपने डेलीगेशन की टीम में कांग्रेस सांसद शशि थरूर और एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी को शामिल किया है। थरूर और ओवैसी मोदी सरकार के कट्टर विरोधी रहे हैं। फिर भी इस लिस्ट में इन दोनों नेताओं के नाम ने सभी को चौंका दिया है। कांग्रेस ने तो शशि थरूर का नाम सोचा भी नहीं था, क्योंकि इस डेलीगेशन में कांग्रेस ने जो 4 नाम सरकार को दिए थे, उसमें शशि थरूर का नाम ही नहीं था। कांग्रेस ने अपने जिन 4 सांसदों के नाम सरकार को सुझाए थे, उनमें से किसी को नहीं चुना गया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश के मुताबिक केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने 16 मई की सुबह कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से फोन पर बात की थी और उनसे अनुरोध किया था कि वो पाकिस्तान को आतंकवाद पर एक्सपोज करने के लिए अपनी पार्टी से 4 नाम दें। 16 मई को दोपहर तक लोकसभा में विपक्ष के नेता ने संसदीय कार्य मंत्री को पत्र लिखकर कांग्रेस की तरफ से आनंद शर्मा, गौरव गोगोई, डॉक्टर सैयद नसीर हुसैन और राजा बरार के नाम दिए, लेकिन केंद्र ने इन 4 को छोड़कर शशि थरूर पर विश्वास जताया। देखिए, जब पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को बेनकाब करने की बात आती है तो पूरा देश एक होता है। हम देश हित की सोचते हैं, ना कि दल हित की। और इसी मानसिकता के साथ भारत सरकार ने एक सराहनीय कदम उठाया है कि ऑल पार्टी डेलीगेशंस को अलग अलग दुनिया के कोनों में भेजा जाएगा और पाकिस्तान का असली चेहरा उजागर किया जाएगा। इसमें हम दल नहीं, हम देश के हित को, राष्ट्र हित को सर्वोपरि रख रहे हैं। परंतु दुख की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी को अपने ही नेताओं पर भरोसा नहीं है। जो डॉक्टर शशि थरूर लगातार पाकिस्तान के नैरेटिव को ध्वस्त कर रहे हैं, भारत प्रथम का परिचय दे रहे हैं, कांग्रेस ने देश फर्स्ट के बदले दरबारी फर्स्ट कर दिया और ऐसे नाम दिए जिस पर अब कई सारे संदेह भी पैदा होते नजर आ रहे हैं। वहीं डेलीगेशन में नाम शामिल किए जाने पर खुद शशि थरूर ने खुशी जताई है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए थरूर ने लिखा है कि भारत सरकार ने हालिया घटनाओं पर देश का पक्ष रखने के लिए 5 प्रमुख देशों की यात्रा के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने का जो न्योता मुझे दिया है, उससे मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूं। जब बात राष्ट्रहित की हो और मेरी सेवाओं की जरूरत हो तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। जय हिंद।
डेलीगेशन के लिस्ट में नाम आने से एक तरफ जहां शशि थरूर खुश हैं, तो दूसरी तरफ पार्टी नाराज है। कांग्रेस को शशि थरूर के नाम से ऐतराज है। कांग्रेस का कहना है कि उसने शशि थरूर का नाम ही नहीं दिया, इसलिए उसके बताए गए 4 नामों को शामिल करना चाहिए। जबकि सरकार ने बाकायदा अपने साथ डेलीगेशन के लिए टीम लीडर्स का ऐलान कर दिया है। इसके मुताबिक एक टीम की कमान शशि थरूर के पास होगी, जो अमेरिका में जाकर पाकिस्तान की पोल खोलेगी। अब कौन से नेता किस देश में जाकर पाकिस्तान को बेनकाब करेंगे, वो जान लीजिए। शशि थरूर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जाएंगे, रविशंकर प्रसाद मिडिल ईस्ट जाएंगे, तो कनिमोझी रूस का दौरा करेंगी, संजय झा साउथ ईस्ट एशिया की तरफ रुख करेंगे, तो विजयंत पांडा ईस्टर्न यूरोप का दौरा करेंगे, सुप्रिया सुले वेस्ट एशिया जाएंगी, तो श्रीकांत शिंदे अफ्रीकी देश का दौरा करेंगे। शशि थरूर को जानने वाले जानते हैं कि उन्हें चुनकर पीएम मोदी ने कितना बड़ा दांव खेला है। संयुक्त राष्ट्र में काम करने का लंबा अनुभव रखने वाले शशि थरूर कूटनीति के बड़े जानकार हैं। ऐसे में पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेनकाब करने में थरूर अहम रोल निभा सकते हैं। अब थरूर को पीएम मोदी ने आखिर क्यों चुना, वो भी जान लीजिए। शशि थरूर को संयुक्त राष्ट्र में काम करने का काफी लंबा अनुभव रहा है। 1978 में यूएनएचसीआर में अपना करियर शुरू करने वाले थरूर 1981 से 1984 तक सिंगापुर में यूएनएचसीआर कार्यालय के प्रमुख रहे। थरूर 2006 में यूएन के महासचिव की रेस में भी थे, लेकिन वो महासचिव नहीं बन पाए थे। शशि थरूर महासचिव की रेस में दूसरे स्थान पर रहे थे। थरूर कूटनीति के अच्छे जानकार हैं। वो जानते हैं कि किस देश की क्या फितरत है और उसे कैसे जवाब देना है। यही वजह है कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत और अमेरिका के बीच सीजफायर की घोषणा से पहले ही वाहवाही लूटते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, तो थरूर ने पीएम मोदी की चुप्पी का समर्थन किया। थरूर ने पीएम मोदी की चुप्पी को कूटनीति का हिस्सा बताया। इससे पहले भी थरूर रूस और यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर मोदी सरकार की कूटनीति की तारीफ कर चुके हैं। अब जब उन्हें ये जिम्मेदारी मिली है, तो वो ये कह रहे हैं कि पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर देश के लिए वो हमेशा तैयार हैं। But my personal experience over the years in international affairs and the need for that experience and such knowledge as I may, such talents as I may possess, to be put to the service of the nation at this time. And I found that an absolutely essential what can I say, answer to give, that certainly when the nation needs my services, I am available, and I'm available for my country. To my mind, this has nothing to do with party politics. It's all to do with what our country has been through in recent times, and the need for us to present a united front. इस प्रतिनिधिमंडल में AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी का नाम भी लोगों को चौंका रहा है, क्योंकि वो मोदी सरकार के खिलाफ रहे हैं। लेकिन पहलगाम हमले के बाद ओवैसी जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ दिखे और मोदी सरकार के समर्थन में खड़े दिखे, वो दिखाता है कि जब बात देश पर आती है तो हमारे नेता, चाहे वो किसी भी दल से हो या किसी भी धर्म से हो, सब एक हो जाते हैं और देश के दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देते हैं। ओवैसी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से एक सच्चे हिंदुस्तानी की तरह मुखर दिखे, उसने सबका दिल जीत लिया।
यही वजह है कि मोदी सरकार ने उनका नाम आगे रखा। अब ओवैसी को पीएम मोदी ने आखिर क्यों चुना, वो भी जान लीजिए। ओवैसी मुस्लिम चेहरा हैं, मुस्लिम देशों को साध सकते हैं। ओवैसी भारत सरकार के ऑपरेशन सिंदूर के शुरुआत से ही समर्थक रहे हैं। ओवैसी एक राजनेता होने के साथ काबिल वकील भी हैं, जो अपनी बात को तर्क के साथ रखते हैं। आमतौर पर उनकी बात को काटना बेहद मुश्किल होता है। ये खूबी उन्हें दूसरों से जुदा करती है। ऐसे में वो भारत का पक्ष दूसरे देशों के सामने बेहद मजबूती से रख सकते हैं। देश के हित में देश में मुल्क में पाकिस्तान और उनके स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट की तरफ से जो हमारे मुल्क में आतंकवादी वाक़यात हो रहे हैं, तो जाहिर है उस पर हम तमाम को जाकर उनको बताना पड़ेगा। और भी डिटेल मीटिंग होगी जाने से पहले हमारी, तो उसमें और डिटेल हमको बातें मालूम होंगी। फिलवक़्त तो मुझे लगता है कि हमको तो भारत का जो स्टैंड रहा है कि हम टेररिज्म के खिलाफ थे, क्योंकि टेररिज्म के हम विक्टिम रहे हैं। और ख़ास तौर से पड़ोसी मुल्क बार बार हमारे मुल्क में आतंकवाद बोलिए, दहशतगर्दी को यहाँ पर प्रमोट करता है, सरपरस्ती करता है। तो ये उनको इन तमाम एक इम्पॉर्टेंट काम है, और इंशाअल्लाह मैं तो पूरी कोशिश करूंगा इस जिम्मेदारी को अच्छी तरह निभाने की। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब सभी भारतीय राजनीतिक दल आपसी राजनीतिक मतभेदों को दरकिनार कर एकजुट होकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी बात रखने जा रहे हैं। इससे पहले 1994 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठते हुए बीजेपी नेता अटल बिहारी वाजपेयी को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में भारत का नेतृत्व करने के लिए चुना था। अब एक बार फिर भारत का पक्ष रखने के लिए डेलीगेशन की टीम का ऐलान कर पीएम मोदी ने पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को चौंका दिया है। न्यूज इंडिया के लिए सोनू झा की रिपोर्ट। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार।